जय हिंद साथियों। 3-4 दिनों से हमने हिंदी साहित्य का काल विभाजन शुरू किया था। गारसा दत्तासी से हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है, अर्थात हिंदी साहित्य का लेखन गारसा दत्तासी से शुरू होता है। उसके बाद हमने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में अध्ययन किया था। जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उसी तरह उन्हीं के समकक्ष एक और साहित्यकार हुए जिनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाओं को प्रमाण सहित उनका खंडन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 3 पुस्तकें हैं। पहली है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो सन 1940 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जो 1952 में प्रकाशित हुई थी। तीसरी है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो 1953 में प्रकाशित हुई थी। जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों के आधार पर थी, वही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने परंपरा के महत्व के आधार पर अपनी ऐतिहासिक दृष्टि का प्रतिपादन किया। अर्थात द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास की व्याख्या परंपरा के आधार पर की। साथियों, यह विदित है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, या जो उनकी जो ऐतिहासिक दृष्टि थी, वह युगीन परिस्थितियों के आधार पर थी। अर्थात जिस समय विशेष में जो परिस्थितियां थी, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, उनको हिंदी साहित्य का विवेचन या हिंदी साहित्य के इतिहास के विवेचन और विश्लेषण करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका शुक्ल जी ने मानी थी। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल से हटकर परंपरा को ज़्यादा महत्व देते हैं। अर्थात वह पुरानी मान्यताएं या पुरानी परंपराएं जो लंबे समय से चली आती रही हैं। जिस प्रकार शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन के उदय का कारण इस्लाम की प्रतिक्रिया माना था, अर्थात भक्ति आंदोलन की शुरुआत मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता पर अत्याचार का परिणाम थी, ऐसा शुक्ल जी का मानना था। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस्लाम के प्रभाव का खंडन करते हुए लिखा है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। साथियों, शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन का उदय इस्लाम की प्रतिक्रिया माना है। अर्थात जब 10वीं शताब्दी से विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, तो शुक्ल जी का मानना है कि तत्कालीन जो जनता है वह विदेशी आक्रमण के कारण या विदेशी शासकों की गुलाम हो गई थी, जिसके कारण उनके मन में निराशा घर कर गई थी। तो भक्ति आंदोलन उसी का परिणाम है, या उसकी इस्लाम की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय होता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उलट हजारी प्रसाद जी यह तर्क देते हैं कि भक्ति आंदोलन का जो विकास हुआ है वह अचानक नहीं हुआ। उसका जो बीज है वह सुदूर दक्षिण में आलवार और नयनार संतों की परंपरा में हमें मिल जाता है, और जिस भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है।
आचार्य शुक्ल जी ने आदिकालीन जैन, नाथ और सिद्ध साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर उसे हिंदी साहित्य के आदिकाल में स्थान देने से वंचित कर दिया था। अर्थात हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो जैन संत थे या जो जैन कवि थे या फिर सिद्ध थे या फिर नाथ थे, उनको अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल जी ने कोई स्थान नहीं दिया। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन का जो मूल आधार है वह सिद्ध तथा नाथ साहित्य को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में संभवतः द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहकर पुकारा है। तात्पर्य यह है कि शुक्ल जी ने आदिकाल का जो नामकरण वीर गाथा काल रखा, अर्थात जो हिंदी साहित्य का पहला काल है उसे आदिकाल नाम या आदिकाल नाम देने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ही है। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघात का युग कहा है। द्विवेदी जी ने गोस्वामी तुलसीदास के बारे में लिखा है कि भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय की विराट चेष्टा लेकर आया हो। यहाँ पर मेरी पंक्ति छूट गई है, लिख नहीं पाया, छूट गया है, तो आप यहाँ पर इस तरह यह पंक्ति पूरी कर सकते हैं कि तुलसीदास जी के बारे में हजारी प्रसाद जी ने लिखा है कि भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय की विराट चेष्टा लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सन 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल, जिसकी समय सीमा उन्होंने सन 1000 से 1400 ईस्वी मानी है। भक्ति काल, जिसकी समय सीमा उन्होंने सन 1400 से 1600 ईस्वी मानी है। रीति काल, जिसकी समय सीमा उन्होंने सन 1600 से 1800 ईस्वी मानी है। आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा उन्होंने सन 1800 से 1953 ईस्वी मानी है। हजारी प्रसाद जी के बाद हम डॉक्टर नगेंद्र ने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। डॉक्टर नगेंद्र की महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं वह पहली है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, दूसरी है रीति काव्य की भूमिका, तीसरी है हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन इस प्रकार है। पहला काल है आदिकाल, जिसकी समय सीमा डॉक्टर नगेंद्र ने 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक मानी है। फिर दूसरा काल प्रारंभ होता है भक्ति काल, जिसकी समय सीमा डॉक्टर नगेंद्र ने 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक रही है। रीति काल, जिसकी समय सीमा नगेंद्र जी ने 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक रखी है। चौथा काल प्रारंभ होता है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा उन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक निर्धारित की है। आधुनिक काल को डॉक्टर नगेंद्र ने अलग अलग चरणों में बांटा है। जो पहला काल है भारतेंदु काल, उसे डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल रखा है। अर्थात इस प्रकार का प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि भारतेंदु काल को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या नाम दिया, तो पुनर्जागरण काल, जिसका समय उन्होंने सन 1857 से 1900 ईस्वी माना है। दूसरा काल, आधुनिक काल का जो दूसरा चरण है वह है जागरण सुधार काल, अर्थात डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहा, जिसकी समय सीमा उन्होंने सन 1900 से 1918 ईस्वी मानी है, क्योंकि 1918 से छायावाद की जो पहली रचना है जरना प्रकाशित होती है जयशंकर प्रसाद की, तो 1918 तक द्विवेदी काल माना जाता है। फिर छायावाद काल, अर्थात 1918 में जब जयशंकर प्रसाद की
झरना नामक रचना प्रकाशित होती है तो वहाँ से छायावाद का प्रारंभ माना गया है और छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 ईस्वी मानी गई है। चौथा और अंतिम जो चरण है आधुनिक काल का छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल में हम प्रगति प्रयोग काल जो सन 1938 से 1953 तक माना गया है, फिर नवलेखन काल जिसका समय 1953 से अब तक माना गया है। तो इस तरह डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन था। अब हम दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा के हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो सन 1938 में प्रकाशित हुई थी। इस ग्रंथ में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 993 से लेकर 1693 ईस्वी तक की समय सीमा को ही सम्मिलित किया है। अर्थात इस ग्रंथ में उन्होंने 993 से लेकर 1693 तक का इतिहास लिखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काव्य रचना के साथ साथ प्रसिद्ध एकांकियों की भी रचना की है। इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम संधि काल एवं चारण काल रखा। अर्थात चारण काल नाम तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने रखा था, लेकिन उससे पूर्व एक और काल जोड़ दिया जिसका नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल रखा और फिर आदिकाल का ही एक दूसरा चरण उन्होंने चारण काल रखा। इन्होंने अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को ही हिंदी का प्रथम कवि मान लिया था। अर्थात यह प्रश्न पूछा जाता रहा है परीक्षाओं में कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन इस प्रकार है। पहला काल है संधि काल एवं चारण काल, क्योंकि आदिकाल का नामकरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल किया था। इसकी समय सीमा उन्होंने मानी है। संधि काल की समय सीमा विक्रम संवत 750 से 1000 ईस्वी तक 1000 तक मानी है और चारण काल की जो समय सीमा है विक्रम संवत 1000 से 1375 मानी है। फिर भक्ति काल की समय सीमा उन्होंने विक्रम संवत 1375 से 1700 मानी है। इसी तरह रीति काल की समय सीमा उन्होंने विक्रम संवत 1700 से 1900 मानी है। फिर आधुनिक काल की समय सीमा विक्रम संवत 1900 से अब तक मानी है। तो इस तरह डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन में ही कुछ तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया है। तो हमने जो प्रमुख साहित्यकार थे या जिनका काल विभाजन अक्षरशः परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है या जिनके काल विभाजन से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उनके बारे में हमने अभी तक अध्ययन किया है। जय हिंद।